वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कि इंडिया में इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप क्या है और आने वाले 10 साल बाद 10 साल मतलब 2034-35 तक इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज का एयूएम की क्या होगा, सीएजीआर किस सीएजीआर से ये ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत कंपैरिजन करेंगे कि चाइना का एयूएम क्या है, यूएसए का क्या है, यूएस का मार्केट साइज़ क्या है, चाइना का मार्केट साइज़ क्या है। तो इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और आज मतलब ये 400 वीडियो होगा, 400। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एजुकेशन पर्पज़ से है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है। बेसिकली ये आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा बट डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी नहीं है हमारी तरफ से। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज देखें तो जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 7.7% के आसपास है और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है अभी 2026 में उसका जो मार्केट कैप है वो $970 बिलियन के आसपास है और ये 2025 से अब तक 23% से ग्रो कर रहा है। उसके बाद से टोटल डीमेट अकाउंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 मिलियन, ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट्स है और ये अगस्त 2025 का डाटा है। सो ऑलमोस्ट एक साल पहले का है कहीं कहीं। इसके बाद से अगर हम बात करें एक्टिव एनएससी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी, तो ऑलमोस्ट 4.48 करोड़ हैं और मंथली जो सिप बुक है वो 24,000 करोड़ की है इंडिया की, मतलब। और ये जो ग्रो कर रही है ये 45% से ग्रो कर रही है। इसके बाद से जो इंडियन इंश्योरेंस है वो उसका जो मार्केट कैप है अभी $43.6 बिलियन के आसपास है और इसका अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो वो 14.27% के आसपास आता है। उसके बाद से जो इंडियन ब्रोकिंग मार्केट है, मतलब इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, वो $4.25 बिलियन की हो चुकी है। इसका जो सीएजीआर है, जैसे एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, इन सब का जो सीएजीआर है इंडस्ट्री का ये 7.8% है। इसके बाद से एनएससी का जो मार्केट कैप देखें तो आज के हिसाब से ऑलमोस्ट $4.5 ट्रिलियन ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंडियन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो 3.5% ऑफ जीडीपी है, जो कि बहुत कम है। और ग्लोबल एवरेज देखें तो 6.3% के आसपास रहता है। नंबर ऑफ एएमसीज देखें तो 44 एएमसीज कंपनीज़ हैं, लाइक एचडीएफसी, एसबीआई एएमसी, आईसीआईसीआई, वाइटो, एडलवाइज, ये सारे मिला के। ये सेक्टर की बात करें तो 7.7% का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बैंक्स आ गए, एनबीएफसी आ गए, ठीक है। सो एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, बेसिकली कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ब्रोकिंग और एफआईआईज को के ऊपर जो रेगुलेटरी है उसको हम सेबी कहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद देखें तो जो इंडियन रेगुलेटरी है वो इंश्योरेंस और डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीआई इस चीज़ को रेगुलेट करता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई देखता है, बेसिकली रेगुलेट करता है, फुल नेम उसका वही है। और जो इनका मेन काम होता है बैंकिंग, पेमेंट्स, फॉरेक्स, एनबीएफसी वगैरह। उसके बाद से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बेसिकली एनपीएस, पेंशन फंड और एन्युइटीज़ को मतलब रेगुलराइज करते हैं। सो एमफी देखें तो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलराइज करता है एमफी। उसके बाद से फेमा देखें तो फॉरेन से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो उसको फेमा देखता है बेसिकली। सो अभी बात करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग की, कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और आने वाले 10 साल में कहाँ तक आ गई है। बेसिकली ये 2016 से 2026 तक का रिपोर्ट रहने वाला है, कहीं कहीं पे हम 2034 तक की भी बात करेंगे, 2034-35 तक। तो इंडियन ब्रोकिंग मार्केट की बात करें तो अभी $4.25 बिलियन का है। इसका जो सीएजीआर है वो 7.89% से ग्रो कर रहा है और ये 2030 तक इसी फेज से ग्रो करने वाला है। उसके बाद से डीमेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास डीमेट है और एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.96 करोड़ हैं। और एनएससी डेरिवेटिव्स की बात करें
जो पीक था 2024 में वो था 8,740 करोड़ का। सो पिछले 10 साल का इवेल्युएशन करते हैं कि 2025-26 में जो टोटल डीमैट अकाउंट्स थे वो 23 मिलियंस थे, एक्टिव 14 मिलियन थे और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 80,000 थे। सो बेसिकली 2016 से 20 में आते हैं और 20 आते आते 40 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हो गए और एक्टिव जो एनएससी पे थे वो 22 मिलियन हो गए और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे वो 1,10,000 हो गए। फिर 2023-24 की बात करें तो ये डीमैट अकाउंट्स जो हैं 115 मिलियन हो गए और एक्टिव एनएससी पे जो क्लाइंट्स हैं वो 46 मिलियन। उसके बाद से जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 1,40,000 हो गए। 2024-25 की बात करें तो 118 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं मतलब थे और एक्टिव एनएससी की बात करें तो 49 मिलियन और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो 1,42,000। उसके बाद से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देखें तो 1,123 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। उसके बाद से जो एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स हैं वो 45 मिलियन और म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 1,45,000। सो बेसिकली सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली थी 9 पेजेस की जिसमें उन्होंने बताया था कि 91% जो रिटेल ट्रेडर हैं वो एफएनओ में लॉस करते हैं और उनका जो एक एवरेज लॉस है वो 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच का रहता है और इस बीच मतलब 2025 में ऑलमोस्ट 1.06 ट्रिलियन रुपीज़ इंडियन रिटेल ट्रेडर ने लूज़ किए थे। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बाद से सेबी ने रेगुलेट किया उस चीज़ को और इसमें सबसे बड़ा नाम आया था जेन स्ट्रीट का जो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के थ्रू पैसे बना रहा था। सो पहले क्या था कि पहले डेली एक्सपायरी हो रही थी मंडे को मिड कैप की, फिर उसके बाद से फिर निफ्टी की, फिर उसके बाद से बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी 50, फिर सेंसेक्स, ऐसे करके मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन में 5 एक्सपायरीज हो रही थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप कर दिया, बैंक निफ्टी को मंथली पे शिफ्ट किया, निफ्टी को वीकली और सेंसेक्स को वीकली कर दिया। सो इस रीज़न से क्या हुआ कि जो वॉल्यूम एक बार ऑलमोस्ट 8,740 करोड़ के आसपास पहुंच गया था वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन किया और 30-40% से डिक्लाइन किया। सो अभी बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग है उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो मेन जो ब्रोकिंग का रेवेन्यू है वो एफएनओ से ही आता है। तो एफएनओ से जो ब्रोकरेज था वो 0.03% के आसपास था और 55-60% रेवेन्यू इसी से आता था। पोस्ट रिफॉर्म क्या हुआ, ये प्री रिफॉर्म है। पोस्ट रिफॉर्म में देखें तो ये 35-40% ही रेवेन्यू मतलब बच गया। कैश इक्विटी ब्रोकरेज की बात करें तो पहले 2024 से पहले 10-15% था, फिर उसके बाद से 15-20% पे शिफ्ट हुआ। यानी कि पहले जो एफएनओ में ट्रेडिंग चल रही थी वो शिफ्ट होके कैश एंड इक्विटी में आई है, बट उतनी ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ा ही मार्जिन है। उसके बाद से देखें तो जो एमटीएफ पे कैश में ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में, तो वो पहले 2024 से पहले 10% था, वो अभी 18-22% हो चुका है, जो कि मतलब एक बार ये नंबर्स बढ़े हैं बट इसके साथ टेंशन भी बढ़ जाएगी क्योंकि जैसे ही मार्जिन बढ़ता है ना तो एक अलग सिनेरियोज़ में लेके जाता है इसको। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो 8% रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे 2024 में, 2025-26 में 12% हो गया। उसके बाद से जो एडवाइजरी थी वेल्थ मैनेजमेंट की और एडवाइजरी की वो पहले 5% से रेवेन्यू था उनका, उसके बाद से 2025-26 में ये 10% रेवेन्यू हो गया। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले 3% था, उसके बाद से 25-26 में 6% हो गया। ये पोस्ट रिफॉर्म की बात है। और अकाउंट फी डाटा 5% रेवेन्यू था पहले, फिर 7% पे हो गया। अभी बात करते हैं कि इंडिया के टॉप ब्रोकर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट ब्रोकर्स की का ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखें तो ग्रो का सबसे पहले नंबर आता है क्योंकि उसके पास जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो 1.21 करोड़ है और मार्केट शेयर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 27% के आसपास है। इसका जो मार्केट कैप है अभी मतलब 2025 में जब ये आईपीओ आया था उस टाइम पे 98,000 करोड़ पे के वैल्यूएशन पे आया था। जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के पास जो क्लाइंट है एक्टिव क्लाइंट्स वो 0.99
करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ कह सकते हैं। इसका जो मार्केट शेयर है वो 22% है। इसके बाद से नंबर आता है एंजल वन का। एंजल वन के पास ऑलमोस्ट 71 लाख के आसपास क्लाइंट्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स, और इसका जो मार्केट शेयर है वो 16% है। ये फुल सर्विस में टर्न हो चुका है अभी। ये डिजिटल प्लस डिस्काउंट दोनों, आई मीन डिजिटल में ही है बट फुल सर्विस में भी ये go कर रहा है। अब स्टॉक्स की बात करें तो 44 लाख के आसपास एक्टिव क्लाइंट्स हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ के पास 32 लाख, HDFC के पास 22 लाख, कोटक सिक्योरिटीज़ के पास 15 लाख, 5 पैसा 12 लाख, मोतीलाल ओसवाल 10 लाख, SBI सिक्योरिटीज़ के पास 9 लाख के आसपास एक्टिव क्लाइंट हैं। उसके बाद से अदर्स में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनके पास ऑलमोस्ट 40 लाख। सो ये पूरा ब्रोकिंग, इंडिया के ब्रोकिंग इंडस्ट्री का एक तरीके से आपको मार्केट शेयर भी पता चल जाएगा, एक्टिव क्लाइंट कितने हैं और कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसके पास क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा है, फुल सर्विस हो, डिस्काउंट ब्रोकरेज हो। सो अभी बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट 2016 में कितना था और 2026 में कितना था। 2016 की बात करें तो ऑलमोस्ट 23 मिलियन के आसपास था। फिर 2026 आते आते ये ऑलमोस्ट 120 प्लस हो गया है, 123 125 के आसपास। सो अगर हम इनकी एज प्रोफाइल देखें तो 60% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि न्यू हैं और जो 35 ईयर्स या उससे कम एज वाले हैं। अगर जेंडर वाइज बात करें तो फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% पार्टिसिपेशन है बेसिकली। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि मतलब न्यू है 63% वो म्यूचुअल फंड की तरफ SIP के थ्रू जाता है। सो अभी हमने डीमैट अकाउंट्स देखे हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री देखी, अभी हम म्यूचुअल फंड और AUM साइज़ की बात करेंगे। तो 2026 में जो AUM साइज़ है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो $970 बिलियन का है और 2016 में ये ऑलमोस्ट 13.82 लाख करोड़ के आसपास था। यानी कि पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 7 मतलब एक्स हो चुका है। उसके बाद से SIP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 45% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो है, 2.89 लाख करोड़। उसके बाद से SIP अकाउंट्स की बात करें तो 8.11 करोड़ के आसपास है। सो 2016 में देखें तो टोटल जो AUM था वो 13.5 लाख करोड़ का था, जिसमें मंथली सिप बुक थी वो 3122 करोड़ के आसपास थी। और उस टाइम पे जो क्लाइंट थे मतलब 10 लाख करोड़ फर्स्ट क्रॉस किया था 2014 के आसपास। उसके बाद से 2020 पे आते हैं। 2020 में 22.26 लाख करोड़ का AUM साइज हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 6.5% एक्चुअली कोविड के टाइम का क्रैश था। और मंथली सिप बुक देखें तो 8600 करोड़ का था। उसके बाद से 23 की बात करें तो 39 लाख करोड़ के आसपास हो गया था और ईयर ऑन ईयर जो बेसिस पे ग्रोथ था वो 4.9% और मंथली सिप बुक जो थी वो 14,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। 2025 की बात करें तो जो AUM साइज है वो 65 लाख करोड़ का हो चुका है और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है वो 23% से और फर्स्ट टाइम 25,000 करोड़ मार्च 2025 में क्रॉस किया था सिप बुक। सो ये मई 2026 की बात करें तो अभी जो AUM साइज है वो 81.58 लाख करोड़ और जो ग्रोथ है वो एज इट इज़ है और जो सिप बुक है वहाँ पे थोड़ी सी एक डिक्लाइन देखने को मिली है। अभी 24,000 करोड़ का सिप बुक है। सो अगर हम फंड वाइज AUM की बात करें तो इक्विटी फंड में 41 लाख करोड़ के आसपास है जो कि 63.5% है टोटल शेयर का और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है कि 28% का है, ये फंड का है। और लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 15.3 लाख करोड़ है। उसके बाद से स्मॉल कैप में 3.2 लाख करोड़ और फ्लैक्सी कैप में देखें तो 3.5 लाख करोड़। डेट फंड की बात करें तो 15 लाख करोड़ का AUM है। उसके बाद से जो मार्केट शेयर है वो 23% का है। उसके बाद से हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, इक्विटी आ गया, डेट आ गया, ठीक है। तो 8.83 लाख करोड़ का और 13.4% का शेयर है। उसके बाद से आते हैं पैसिव ETF या फिर इंडेक्स फंड, ठीक है। तो इंडेक्स फंड या ETF की बात करें तो इसका जो AUM है 8.5 लाख करोड़ है। शेयर की बात करें तो 13% के आसपास है और अभी टोटल की बात करें तो ये 65% है। ये बेसिकली पुराना वाला है इसके।
सो अगर हम एसआईपी की बात करें कि 2005 मतलब पिछले 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा एसआईपी इनफ्लो, तो मंथली बेसिस पे। सो 2015-16 में ये मंथली एसआईपी जो आती थी वो 2,500 करोड़ के आसपास थी, और नंबर ऑफ सिप अकाउंट्स 85 लाख थे। ये 2018-19 आते आते 8,000 करोड़ की सिप बुक बन गई थी, और नंबर ऑफ सिप क्लाइंट जो थे वो 2.47 करोड़ के आसपास थे, और न्यू सिप जो है वो 49 लाख के आसपास था। फिर उसके बाद से आते हैं 2023-24 पे। तो इस टाइम पे मंथली जो सिप बुक थी वो 19,300 करोड़ के आसपास आ चुकी थी, और जो नंबर ऑफ सिप बुक अकाउंट्स थे वहाँ पे 7 करोड़ तक पहुँच चुके थे, और जो न्यू सिप अकाउंट थे वो 4.28 करोड़। 2025-26 की बात करें तो जो मंथली सिप है वो 26,000 करोड़ का हो चुका है। नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट्स देखें तो 9 करोड़ के आसपास हैं। उसके बाद से अगर हम न्यू सिप इन ईयर्स की बात करें तो 7 करोड़ प्लस में है। सो 2026 में ये एस्टिमेशन था, बेसिकली प्रोजेक्शन था, जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जिस हिसाब से सिप ग्रो कर रहा था, कि 30,000 करोड़ की सिप बुक इस साल बन जाएगी। बट वो 26,000 करोड़ पे आके मतलब एक तरीके से रुक गई है कह सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे डाटा निकल के आए थे जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में मार्केट ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया इस रीज़न से। सो अभी बात करते हैं एएमसी वाइज किसका कितना एयूएम है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसका जो एयूएम साइज है ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ के आसपास है, और मार्केट शेयर 15.5%। उसके बाद से दूसरे नंबर पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, 10,14,000 करोड़ का मार्केट एयूएम साइज है। मार्केट शेयर की बात करें तो 13% के आसपास है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तीसरे नंबर पे आता है, 8.8 लाख करोड़ एयूएम है। मार्केट शेयर की बात करें तो 11% के आसपास है। इसके बाद से निपॉन का नंबर आता है 5 लाख करोड़ का एयूएम है, 6.5% का मार्केट शेयर है। कोटक महिंद्रा का जो म्यूचुअल फंड है 4.35 लाख करोड़, और जो मार्केट शेयर है वो 5.6% है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का देखें तो 3 लाख करोड़ के आसपास एयूएम साइज है, और मार्केट शेयर देखें तो 3.9%। मेरा एसेट्स का देखें तो 2.5 लाख करोड़ का एयूएम साइज है, और मार्केट शेयर है 3.2% के आसपास। यूटीआई म्यूचुअल फंड का देखें तो 3.2 लाख करोड़, और इसका जो मार्केट कैप है 4.1% के आसपास। सो नीचे भी बीच में ये सारी हैं, बंधन हो गया, जियो हो गया। जियो का 12,890 करोड़ का है एयूएम साइज, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। बंधन का देखें तो 90,000 करोड़, पराग पारिक का 1,10,000 करोड़, फ्रैंकलिन का 150, टाटा म्यूचुअल फंड का 2.16 लाख करोड़, डीएसपी का 1.80 लाख करोड़। सो यही है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो दूसरा पार्ट में हम इंश्योरेंस और अदर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।